स्टार्ट अनदर पेपर। कहाँ गया मेरा मार्कर? हाँ, दूसरा पेपर स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस तो हो गया, मतलब न्यूक्लियर तो हो गया। अब दूसरा पेपर स्टार्ट करते हैं। वैसे देखो, न्यूक्लियर का ना अभी प्रीवियस ईयर बचा हुआ है, वो अभी हम करेंगे। एक्चुअली कंडीशन थोड़ी सी ऐसी हुई है ना कि मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर तो है, बट वो ना पीडीएफ के फॉर्म में है, वो बाहर निकला हुआ नहीं है। तो मतलब अब बिना बाहर निकले ना, बिना मेरे हाथ में पेपर रहे, हम ऐसे शूट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा बाहर जा कर के। तो मुझे टाइम मिला नहीं थोड़ा अभी जाने का, तो इसलिए मेरे दिमाग में था कि हम अभी आपको कुछ दिन बाद करवाते हैं न्यूक्लियर का प्रीवियस ईयर पेपर। और चिंता मत करना, अगर न्यूक्लियर में कोई भी टॉपिक बचा हो रहेगा तो वो मतलब नॉर्मल होगा, नॉमिनल सा होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, वो नॉर्मल सा होगा। अगर हम जब पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो जो भी तुम्हारे टॉपिक बचे रहेंगे हम वहाँ पे कवर अप कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ से तुम लोग निश्चिंत रहना। शायद एक दो दिन में हम उसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे प्रीवियस ईयर सॉल्व करके। ठीक है, सो फिलहाल दूसरा पेपर स्टार्ट करते हैं। सोचा तो था मैंने एटमिक पढ़ाने के लिए, बट फिर मेरे दिमाग में आया कि यार एटमिक से पहले पढ़ाते हैं मैथमेटिकल, क्योंकि ना मैथमेटिकल थोड़ा सा कैलकुलेट करने वाला पेपर है, और थोड़ा सा ना ये प्रैक्टिस बेस्ड पेपर है। तो मुझे लगा कि इसको करना बेटर होगा, क्योंकि अभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो टाइम है नहीं हमारे पास, है ना, कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर सकें, और इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने दिमाग में था कि मैं पहले इसको करा दूँ, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस वगैरह अपना करते रहना इसके क्वेश्चंस की, और इसके बाद फिर हम दूसरे पेपर्स का मतलब इसके बाद जो है दूसरे पेपर को करवाते हैं। ठीक है, एटमिक वगैरह, या फिर देखते हैं कि अगर मेरा शेड्यूल सही जमता है तो हम मैथमेटिकल के साथ साथ ही एटमिक शुरू कर देते हैं। देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जैसा होगा फिर हम वैसे करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लेक्चर में मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक, अच्छा, मैथमेटिकल पेपर कोर पेपर है आपका। ठीक है, मैथमेटिकल का कोर पेपर है आपका। कोर पेपर इन द सेंस थोड़ा ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है, क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इससे। और एक बार टॉपिक्स लिस्टिंग कर दें क्या हो सकते हैं क्या नहीं, और एक हम आपको बुक बताते हैं एच के दास, उसी से मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा बेटर है। देखो, जैसे आपके टॉपिक्स क्या होंगे, हम बात कर रहे हैं किसकी, मैथमेटिकल फिजिक्स की। ठीक है, टॉपिक्स क्या हो सकते हैं इसमें, एक आपका होता है टेंसर, एक आपका होता है टेंसर। ठीक है, इसी में क्रिस्टोफर सिम्बर और लेवी सेविटा इसी में आ जाता है ना, इसको हम अलग से नहीं लिख रहे हैं, सीधा लिख रहे हैं टेंसर। ठीक है, टेंसर हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है, और आपका होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक, एक आपका होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म एक सीरीज आती है बेसिकली फोरियर की, फोरियर सीरीज। ठीक है, और एक आपका होता है दैट इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक, एक आपका होता है मैट्रिसेस। ठीक, एक आपका होता है वेक्टर, एक आपका होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। और कुछ आता है गेट में, मुझे हिसाब से मेरे हिसाब से तो और नहीं है, इतना ही है। बट एक बार देख लूँ मैं फिर से क्या, टेंसर, लाप्लास, फोरियर, कॉम्प्लेक्स, मैट्रिक्स, वेक्टर, डिफरेंशियल। हाँ, बस इतना ही आता है बेसिकली आपको राइट नाउ गेट के पेपर में। और बाकी जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस, ग्रीन्स थ्योरम, ग्रुप थ्योरी, ये सब आते हैं, बट ये सब ना नेट वाले पार्ट है, गेट वाले पार्ट नहीं है। गेट में बेसिकली यही पूछा जाता है आपसे ज़्यादातर हमेशा। ठीक है, गेट के सिलेबस में आपके इतना ही कंटेन करता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात सुनो, है ये मैथमेटिकल का पेपर। ठीक है, पूरा का पूरा इसमें जितनी भी है सारी मैथमेटिक्स होती है, जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अपने 11th 12th से पढ़ते हुए आ रहे हो, इन सारे मैथमेटिक्स को पढ़ते आ रहे हो ना। बट
हम इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स बोलते हैं। सिर्फ मैथमेटिकल नहीं बोलते इसको, मैथमेटिकल फिजिक्स कह के बात करते हैं। इसका मतलब इन सब चीज़ों का कुछ ना कुछ लिंक फिजिक्स के साथ है ही है। इन सब का लिंक कुछ ना कुछ फिजिक्स के साथ है। हम ऐसे हवा में नहीं पढ़ते जा रहे हैं। एक होता नहीं जैसे मतलब अभी का देखो, अगर तुमको मैं अगर एमएससी की मैं बात करूँ अगर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप पढ़ते क्या हो, आप रहे हो चुपचाप से फिजिक्स, ठीक है, सब चीज फिजिक्स 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 आ रही है, ठीक है, एकदम से सडन फिर एक मैथमेटिकल का पेपर आया और उसमें सारा मैथ्स पूरा भरा पड़ा है कैलकुलेट करने के लिए। तो क्यों है, क्यों आ रही है, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ लिंक फिजिक्स के साथ तो होगा ही होगा ना। दैट्स वाई जो जो टॉपिक हम आपको पढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वन बाय वन सबको कवर करेंगे। जो जो टॉपिक हम आपको पढ़ाते जाएंगे उसका लिंक क्या है, पहली बात तो हम बताएंगे। क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करना है वो तो बात की बात है, वो तो डेफिनेटली होगा। बट उसके साथ साथ वो क्या चीज़ है, क्यों है, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है उसका लिंक फिजिक्स के साथ क्यों है, और उसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब उसका क्या लिंक है फिजिक्स के साथ। अगर मैं उसको फिजिक्स से ना जोड़ूँ तो क्या होगा, हमें क्यों चाहिए ये। फिजिक्स अपने आप में ही बहुत बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो हमें इसकी नीड क्यों पड़ती है। हम्म? जैसे जैसे हम बताते जाएंगे, हर चीज का अपना अपना एक एप्लीकेशन है, हर चीज की अपनी अपनी कहानी है। डोंट वरी, वन बाय वन पढ़ेंगे, मजा आएगा, पेशेंस के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि शायद बहुत कम ऐसा होगा अपना आपका जहाँ पे आप आपके लाइफ में जहाँ पे आपने इन चीज़ों को बिल्कुल जोड़ के पढ़ा होगा। एक बाई वन वन करके हम आपको सबका पढ़ाएंगे, सबका बताएंगे, ठीक, कैसे कैसे क्या क्या लिंक कर रहा है फिजिक्स के साथ। वन बाय वन हम सबका कवर करेंगे, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। अब उस पर भी सुनो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वाला जो टॉपिक है ना आपका, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। वैसे तो जो गेट में आता है वो आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। गेट में आपका बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। मगर 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 एक चीज है, फैक्ट सुनो, हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ रहे हैं। तुम्हारे इस पूरे मैथमेटिकल के पेपर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा छोड़ के चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं हम तुमको उसका भी रीज़न बताते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन आती नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि तुमको हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा भी नहीं सकते। मेरा एक थोड़ा सा तुमसे पहले बात करते हैं यार, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस जानोगे। हम ना पेपर में कभी भी मैथमेटिकल के पेपर से हम कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को टच ही नहीं करते, टच ही नहीं करते हम इसके क्वेश्चन को। पता है क्या है इसमें ना, पता है, बहुत तीर मारने वाली बात नहीं होती है कि आप सब कवर कर लो, सब ले लो, सब लेके चल लो, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि आप हर जगह पे मास्टर रहो, हर पेपर पे आपका सेम पकड़ो, ये पॉसिबल तो है नहीं, है ना। तो ऐसा होता है ना, इसके जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो तो किसी से भी सॉल्व हो जाएगा भाई। 11th 12th में जिस इंसान ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा हुआ है वो इसका नॉर्मल क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर देगा, क्योंकि बीएससी में या एमएससी में इसका कोई बहुत ज़्यादा एडवांस पार्ट नहीं है। जो आप 11th 12th में पढ़ के आए हो डिफरेंशियल इक्वेशन, सेम यहाँ पर भी है, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है यहाँ पर। मगर एक बात बताओ, गेट का पेपर है, थोड़ा दिमाग लगाओ, आईआईटी के प्रोफेसर्स ने गेट का पेपर सेट करा है, ठीक है। इज इट पॉसिबल कि वहाँ पे कोई नॉर्मल इक्वेशन आएगी सॉल्व करने के लिए, पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ पे कोई नॉर्मल इक्वेशन आएगी ही नहीं सॉल्व करने के लिए। सेकेंड चीज, वहाँ पे जो भी देंगे ना वो बहुत घूमा हुआ इक्वेशन देंगे, और उसके बाद में सोचो हमारे पास इतना समय ही नहीं बचता कि हम उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सके, ठीक है। अगर हमने मान लो करना शुरू किया, उसमें हल्का सा भी यार, हल्का सा भी नेगेटिव या पॉजिटिव वाला खेल हुआ ना, पूरा का पूरा इक्वेशन दांव हो जाएगा, पूरी मेहनत बर्बाद, कुछ नहीं रह जाएगा। इसीलिए हम पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हम किसी भी पेपर में कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को नहीं छूते। यार क्या होगा, बहुत आता है तो एक क्वेश्चन आएगा, अगर नेट में आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा मान लो 3.5 नंबर में, ठीक है। और अगर अगर गेट में आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, बस। यार 2 नंबर को तो तुम लोग इतना तो तुम लोग रिस्क लेके ना ही चलो जिंदगी में, तो ही हम कहेंगे
कुछ मतलब सब कुछ बटोरने में मत लग जाओ। आपको इतना भी पता होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, तो आपको एग्जाम में इतना भी पता होना चाहिए कि आपको छोड़ना क्या है। ये भी तो चॉइस लेके चलो हाथ में। और डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ, एक तो वहाँ पर टाइम होता नहीं है ज़्यादा, ठीक है, ऊपर से दिमाग में प्रेशर अलग हो रहा होता है कि भाई ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, टाइम नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ठीक है, एक ये प्रेशर अलग दिमाग में क्रिएट हो रहा होता है। तो उसमें भी अगर ऐसा कुछ उलझा हुआ इक्वेशन आ जाए, तो इसने बताओ हमें उलझा के रख दिया, हमारे बाकी क्वेश्चंस रह गए। इसीलिए मुझे नहीं, ये कतई पसंद नहीं, कतई पसंद नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन, सीरियसली बता रहे हैं। इसीलिए राइट नाउ हम इसको छोड़ के चल रहे हैं। हम सही बताएं, हम इसको कभी नहीं पढ़ाते किसी को जल्दी, और इवन हम रिकमेंड भी नहीं करते कि एग्जाम में जाकर के डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को पकड़ो, सॉल्व करो। तुम लोगों को भी हम यही कहेंगे, तुम लोग में से जिसका 11th-12th में डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, इस 11th-12th में जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, उसको अगर अच्छे से आता होगा, तभी इसके क्वेश्चन पे हाथ रखना। अलग कुछ नहीं होता है कि अलग से पढ़ाने लायक इसके अंदर कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट सिंपल सी चीज़, अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन 11th-12th में स्ट्रॉन्ग होगा, भाई मेरा तो बड़ा वीक था 11th-12th में, मैं क्यों झूठ बोलूँ, क्लियर कट चीज़। आप में से जिसका स्ट्रॉन्ग होगा वो इसके क्वेश्चन को छूना और सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा, आप ट्राई कर लेना, ठीक है, फिर आप वहाँ जाके टच करना। जिसका 11th-12th में स्ट्रॉन्ग नहीं होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, एज लाइक मी, और बहुत तेज स्पीड नहीं है कैलकुलेट करने की, माय सजेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को छोड़ के चलना। 2 नंबर की चीज़ है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं कि टूट गिर पड़ेगा, बहुत बड़ा तोप नहीं आ जाएगा। इसको छोड़ के चलना डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये हमेशा फंसाता ही फंसा देता है, ठीक है। मेरा तो अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो फिलहाल मैंने आपसे शेयर करा, बाकी आपकी मर्जी और आप समझो चीज़ों को। स्टिल ऑन इस सब के बाद भी अगर किसी को भी ऐसा लग रहा हो कि नहीं हमको पढ़ना ही है डिफरेंशियल इक्वेशन, को पढ़ना ही है, हमको चाहिए, तो प्लीज़ कोई मुझे कमेंट करना, देन एक डेफिनेटली एक वीडियोस पे बनाएंगे हम। बाकी आपकी मर्जी, आपको टच करना है नहीं करना है, इट्स योर चॉइस, ठीक है। चलो फिलहाल ऊपर से स्टार्ट करें, है ना। वैसे यार मैट्रिक्स से तो हर कोई स्टार्ट करता है, मैट्रिक्स और वेक्टर से तो हर कोई स्टार्ट करता है। मुझे तो लगता है कि इसने बोर कर दिया है मैट्रिक्स और वेक्टर ने, इसलिए कुछ ऊपर से स्टार्ट करते हैं, कुछ ट्विस्टिंग, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट सा पढ़ते हैं, बढ़िया सा, ठीक है। तो 1 बाय 1 लेके चलते हैं, पहले लेके चलते हैं टेंसर को, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट करते हैं टेंसर पे, ठीक। फिर नेक्स्ट वाला ट्रांसफॉर्म पे, फिर ये, मतलब मुझे लगता है 1 2 3 4 5 6 समथिंग 6 से 7 वीडियोस, 7 नहीं 7 से 8 वीडियो समथिंग पूरा आपका मैथमेटिकल पे होगा। 7 से 8 लेक्चर अप्रॉक्सली मैथमेटिकल पे होंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 शुरू करें। पहले बात करते हैं हम आपका टेंसर, ठीक। पहले बात करते हैं टेंसर। वैसे एक बात है, टेंसर बहुत ज़्यादा तो अपने स्कूल लेवल पे था नहीं, है ना। सॉरी, ये यहाँ पे आया है बेसिकली, ठीक है। तो टेंसर होता क्या है, सिंपल सी चीज़, टेंसर क्या होता है, क्या वाला है ये। देखो इसके बारे में अगर मैं पहले बात करूँ ना, इसके बारे में कुछ मैं अगर बताऊँ तुमको, उसको बताने से पहले तुमसे कुछ बात करते हैं, टेंसर क्या चीज़ है, ठीक है। आपको भी समझ में आएगा, पहले थोड़ी सी कहानी जानो, फिजिक्स से क्यों रिलेट करते हैं इसको ये जानो, हम इसको यहाँ पे खड़े होके क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हम मतलब अगर आप फिजिक्स का पेपर पढ़ रहे हैं तो हम मैथ्स का पोर्शन क्यों लेकर के आए हैं, थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन वो सुनो, उसके बाद इसको बताते हैं क्या है क्या नहीं, ठीक। देखो अच्छा मेरी बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने बचपन में वो पढ़ा था ना स्कूल के बुक में, मतलब फोर्स, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड पढ़ा था बचपन में, है ना। तो टेंसर क्या भला है, ये जब आप किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हो, जैसे मान लो सपोज दैट, तुमको है ना एक हम एग्जाम्पल लेके बता देते हैं, तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मान लो कैसे मैं बताऊँ, हाँ, जैसे मान लो कि हमें हमारे पास ना एक एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है, एक्स वाई जेड का।
एक मेरे पास एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ का एक डिस्प्लेसमेंट है, एक यहाँ पे मान लो 2 3 4, इस पॉइंट पे यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, ठीक, इस पॉइंट पे एक पर्सन खड़ा हुआ है मान लो। तो अब मुझे आप बताओ प्यारे, क्या इसका डायरेक्शन है? हाँ जी बिल्कुल है। क्या इसका मैग्नीट्यूड है? हाँ जी बिल्कुल है। अब अगर मैं इसको पूछूं कि आप मुझे इसको बताओ पूरा लिख करके, तुम इसको डिफाइन करो, तो तुम क्या करोगे? तुम लिखोगे कि मैम ये होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसको इसी तरीके से लिखा जाता है ना, आई जे के फॉर्म में। अगर आपको मैं बताऊं कि मुझे भाई डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप इसको इसी फॉर्म में लिखोगे ना, राइट नाउ, है ना। तो आपका ये आई क्या है? आई जे के, ये क्या चीज है? ये कहलाता है आपका कंपोनेंट, ठीक, ये कहलाता है आपका कंपोनेंट, ठीक। इसका मतलब इसका हेल्प लगा, मेरी बात समझना, इसका मतलब जो आपके पास पॉइंट्स थे 2 3 4, उसमें आई जे के का हेल्प लगा उसको डिस्क्राइब करने में, या उसके मैग्नीट्यूड या उसके डायरेक्शन को बताने में, ठीक है। इसका मतलब ये आपका आई जे और के, ये आपका है एक तरीके का बेसिस, ठीक, ये है आपका एक तरीके का बेसिस। इसको, क्योंकि ये सिर्फ अल्फाबेट है, क्योंकि मेरी बात समझना, क्योंकि ये सिर्फ अल्फाबेट है, और सबसे बड़ी बात, एक न्यूमेरिक वैल्यू के साथ एक अटैच है, मेरी बात को समझना, एक न्यूमेरिक वैल्यू के साथ एक अटैच है, एक न्यूमेरिक वैल्यू के साथ एक अटैच है। इसका मतलब ये है वन बेसिस वेक्टर, ठीक। तो अच्छा, अब एक एग्जांपल और समझो, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई ना एक, यहाँ पे मान लो मेरे पास कोई एक क्यूब है, ठीक, हमें क्यूब बना लेते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक क्यूब है, ठीक। अब इस क्यूब पे आपको लगाना है फोर्स, इस क्यूब पे आपको लगाना है फोर्स। जैसे कि मैं क्या लेके बताऊं, एक मिनट, ये काम आएगा, इंक का बॉक्स। देखो मेरी बात समझो, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास कोई एक ये क्यूब है, ठीक। अच्छा, अब ये क्यूब है तो इसके अलग अलग फेसेस हैं, है ना। अब इस क्यूब के कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। अब आपको मैंने बोला है कि आप इस पे फोर्स लगाओ, ठीक है, आप अब इस पे स्ट्रेस लगाओ। मुझे बताओ, अगर मैं बोलूँ तुमको कि तुमको यहाँ पे स्ट्रेस लगाना है, ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है? तुमको स्ट्रेस लगाना है, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ से लगाया, फिर आपने यहाँ से लगाया, तुम इसमें देखो, अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको फोर्स लगाना है, तो आप क्या करोगे? आप इधर से लगाओगे, ठीक है। जब आप इधर से फोर्स लगा रहे हो तो इधर से थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब हम टेंशन में, जब हम स्ट्रेन स्ट्रेस प्रेशर की बात करते हैं, तो वहां पे जो आपका क्यूब होता है, जो आपकी बॉडी होती है, वो आपकी हार्ड नहीं लेते, ठीक है। इस बात को सोच के चलना। अब सुनो, मान लो इस क्यूब में मैंने यहाँ पे लगाया स्ट्रेस, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाया इसका फोर्स, और ये चीज इधर से थोड़ी सी बाहर निकल के आ गई, फिर मैंने इधर भी फोर्स लगाया, राइट नाउ, ठीक, फिर मैंने इधर भी फोर्स लगाया, फिर मैंने इधर भी फोर्स लगाया, ठीक। इस तरीके से हम हर तरफ फोर्स लगाए, हमें मिला क्या? फोर्स लगा करके, राइट नाउ, हमें क्या मिला? अगर मैं बोलूँ कि मैंने हर तरफ फोर्स लगाया, तो किधर किधर? इधर लगाया होगा, इधर लगाया होगा, इधर लगाया होगा। मान लो इधर मैंने फोर्स लगाया होगा सिग्मा 1 1 के बराबर, ठीक, और इसके अंदर फोर्स लगा होगा सिग्मा 1 2 के बराबर, ठीक। इसके अंदर लगा होगा सिग्मा 2 1 के बराबर, ठीक, और इसके बाउंड्री पे फोर्स लगा होगा सिग्मा 2
2 के बराबर। ठीक, इस तरीके से इन सब में फोर्स लगा होगा। अब मुझे बताओ प्यारे, तुमको अगर मैं बोलूं कि इसमें टोटल कितना फोर्स लगा, मेरी बात को समझना। अभी हम तुम्हें कुछ बता नहीं रहे, अभी तुमको नहीं, नॉर्मल हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मान लो कि मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, उस क्यूब में मुझको हर तरफ से फोर्स लगाना है। ठीक, अच्छा, अब हर तरफ से स्ट्रेस लगाना है। अब स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, जैसे कि मान लो मैंने इधर यहाँ पे सिग्मा 1 1 का फोर्स लगाया, ठीक, इधर मान लो मैंने सिग्मा 2 1 का फोर्स लगाया, नीचे से सिग्मा 3 3 का फोर्स लगाया, ऐसे हमने हर तरफ से फोर्स लगाया। ठीक, अच्छा, अब हमारा ये क्या है? फोर्स है। अगर अब तुमको मैं बोलूं कि मुझे बताओ कि टोटल क्यूब में कितना फोर्स लगा, आप मुझे बताइए कि टोटल क्यूब में कितना फोर्स लगा, तो उसको क्या तुम सीधा ऐड कर दोगे क्या? सिग्मा 1 1 प्लस प्लस सिग्मा 2 1 प्लस सिग्मा 2 3 ऐसे ऐड करोगे? ऐड तो नहीं कर रहा था ना, इसके लिए आप लिखोगे क्या? आप मुझे बताओगे कि फोर्स लगा है आपका सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और ये 3 3। ये आप इसको लिखोगे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। जब आप इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे, फिर आप इसको करोगे सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप मुझे बताओगे कि हाँ टोटल ये फोर्स निकल करके आया। ठीक, मेरी बात को समझना। हमने मैट्रिक्स हमने लिखा क्योंकि हमको इन चीजों को हमको जानने हैं, हम जानने में इंटरेस्टेड है कि फोर्स कितना है। ठीक है, इसलिए हमने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा। जब आप फोर्स लगाते हो कहीं पे और जब आप सेम ऑब्जेक्ट पे नंबर ऑफ फोर्स लगा देते हो तो आप वहां पे डायरेक्ट ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते? समझो इस चीज को, मेरे कहने का मतलब, अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो ये चीज बाहर आ जाएगी, है ना। अब इसको दबाने के लिए आप इक्वल नंबर ऑफ फोर्स नहीं लगाओगे, आप इतना ही फोर्स लगाओगे ना जिससे ये अंदर हो जाए। बस यहाँ की तरह थोड़ी कि मारे बहुत कायदे से अंदर डाल दिया, ये तो करते नहीं है। यहाँ पे जब हमने फोर्स लगाया तो आप हल्का सा बाहर आ गया। अब यहाँ पे तो हम उतना ही फोर्स लगाएंगे ना जितना कि ये अंदर हो जाए। समझ रहे हो? सेम चीज समझो, यहाँ पे मैंने इतना तेज समझ लो फोर्स लगाया कि ये हो गया अंदर। अब जब ये अंदर हो गया तो थोड़ा सा ये इधर से बाहर आ गया, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे इतना नॉर्मल सा थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे जिससे ये अंदर हो जाए और ये बराबर शेप में आए और इसका क्यूबिसिटी मेंटेन रहे। ठीक, इस अवस्था में हम हर तरफ हर जगह से फोर्स इक्वल नहीं लगाते। जब हम फोर्स इक्वल नहीं लगा रहे हर तरफ से तो हम वहां पे फोर्स को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इधर से और इधर से हम फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम वहां पे फोर्स को ऐड नहीं कर सकते। जब हम फोर्स को ऐड नहीं करते हैं तो हम जिस चीज को हम ऐड नहीं करते हैं या सब्सट्रैक्ट नहीं करते या मल्टीप्लिकेटिव नेचर का नहीं होता, उसको हम डायरेक्ट एज ए मैट्रिक्स के फॉर्म में डालते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक, अच्छा, तो अब मुझे बताओ क्या मैट्रिक्स इज इक्वल टू टेंसर? नो, सीधा सा बात, नहीं। हर मैट्रिक्स टेंसर नहीं होता है। मैट्रिक्स सिर्फ एक नॉर्मल वे है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, चीजों को इजीली सॉल्व करने का, बस। बाकी मैट्रिक्स कोई भी और चीज नहीं एक्सप्लेन करता। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको जो बेसिस की नीड पड़ती है, आपको जो कंपोनेंट्स की नीड पड़ती है, वो होता है टेंसर। मेरी बात फिर से समझना, किसी भी चीज को, जब किसी भी अवस्था को या किसी भी कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको वहां पे जो कंपोनेंट की नीड होती है या फिर आपको वहां पे जो बेसिस की नीड होती है उसको कहते हैं टेंसर। ठीक है, वो होता है टेंसर कंपोनेंट, वो टेंसर कहा जाता है और इसी थ्योरी को टेंसर एनालिसिस कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक साथ दो दो है, सब में देखो, सब में दो दो है एक एक साथ, है ना। इसका मतलब ये क्या है? आपका टू बेसिस वेक्टर है, ये है आपका टू बेसिस वेक्टर। ठीक, अच्छा, अब हम यहाँ पे
वेक्टर की ही बात क्यों कर रहे हैं, दोनों ही केस में मैंने वेक्टर की बात क्यों करी, क्योंकि यहाँ पे आपका डायरेक्शन भी है और यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए मैंने दोनों ही केसेस में वेक्टर की बात करी। एक और अगर मैं तुमको एक एग्जांपल लेके बताऊं, तो मेरे पास मान लो कोई रूम है, ठीक है, मेरे पास मान लो, थोड़ा सा बड़ा बना चलते हैं, मेरे पास मान लो कोई रूम है, ठीक, इस रूम में मैंने एक टेम्परेचर सेट करके रखा है, इस रूम में मैंने एक टेम्परेचर सेट करके रखा है, दैट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब 30 डिग्री क्या है, ये ना तो कोई डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, और ना तो ये कोई मैग्नीट्यूड शो कर रहा है ढंग तरीके से, ठीक है। तो 30 डिग्री क्या इसके साथ क्या कोई कंपोनेंट अप्लाई है, नहीं, इसके साथ क्या कोई इसको इसकी हेल्प करने के लिए है कोई भी बेसिस, नहीं, नहीं है ना, तो इसलिए ऐसी अवस्था को कहा जाता है जीरो बेसिस स्केलर। ध्यान रखो वेक्टर क्या होता है, जो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताए, और स्केलर क्या होता है, जो ना बताए, है ना, दैट इज स्केलर। जहां पे हमें कोई भी कंपोनेंट नहीं चाहिए दैट इज जीरो बेसिस स्केलर, ठीक है। जहां पे हमें कंपोनेंट चाहिए और जहां पे सिंगल कंपोनेंट यूज हो रहा है वो वन बेसिस वेक्टर, जहां पे डबल कंपोनेंट यूज हो रहा है वो टू बेसिस वेक्टर। सॉरी यार, सॉरी, वो टू बेसिस वेक्टर, ठीक। अच्छा, अब बात क्या होती है राइट नाउ कि हम जो टेंसर पढ़ते हैं, है ना, जैसे कि जब फिजिक्स में कहीं पे भी हमें फोर्स अप्लाई करना होता है या कुछ भी करना होता है, तो वहां पे हम टेंसर का यूज करते हैं। अब इसका एक और एप्लीकेशन सुनो, जैसे कि मान लो इसको मैं रफ कर दूं क्या, इस वाले पार्ट को, है कोई क्या होगा इसका क्या यूज है, तो रफ करके चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं ना यहाँ लिखूं चीजों, जैसे कि देखो मैं बता रहे हैं, जैसे कि देखो तुम्हारा जो ये वाला पार्ट था ना, इसी चीज को मैं अगर एक और तरीके से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, जैसे कि देखो मेरे पास एक एक्सेस है, ठीक, ठीक, इस एक्सेस को एक्स वाई जेड एक्सेस है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर है ओ, इसको मान लो हम बोले पी, ये मान लो है पी है, ठीक है। अच्छा, ये पूरा ही जो हमें गिवन है ये मान लो पी है, ठीक। यहाँ पे मान लो कोई पार्टिकल है, यहाँ पे उसका एक पॉइंट होगा 2 3 4, ठीक। अब क्या होता है, हम क्या करते हैं, जहां ये थोड़ा सा रोटेट हुआ, मेरी बात तो समझना, एक हमारे पास कोई एक्सेस है और वहां पे कोई हमारे पास एक पॉइंट, चलो मान लो हमने मेजर कर लिया 2 3 4 है, ठीक। जहां ये हल्का सा टर्न हुआ राइट नाउ अपनी जगह से, कोई एंगल बनाते हुए अगर ये टर्न हुआ, जब भी कोई एंगल बनाते हुए टर्न होगा तो क्या हो सकता है, जब भी कोई एंगल बनाते हुए टर्न होगा तो मान लो ये यहाँ हो जाएगा, ठीक, ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, यही तो होगा, और क्या होगा, और कुछ हो सकता है, यहाँ नहीं, एक मिनट, ये हो जाएगा यहाँ, और कुछ हो सकता है नहीं, x का मान लो x डैश, y का मान लो y डैश, z का मान लो z डैश, ठीक। और ये जो ट्रांसफॉर्म हुआ दैट इज o डैश, इस ट्रांसफॉर्मेशन को मानो p डैश, मतलब जो नया वाला जो तुम्हारा नया वाला ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है p से p डैश में, उसको तुम मानो एक, मतलब एक नया ट्रांसफॉर्मेशन है तुम्हारा, ठीक है। इसका मतलब आपका हुआ क्या है, आपका पहले आपका एक्सेस था p, ठीक, उसके बाद आपने करा ट्रांसफॉर्म, ठीक, फिर आपने कहा ट्रांसफॉर्म होकर के ये हो गया p डैश, ठीक, ट्रांसफॉर्म होकर के ये हो जाता है आपका p डैश, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका फिनोमेना है ना, किसी ओल्ड सिस्टम से किसी न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना, मेरी बात समझना, किसी भी ओल्ड सिस्टम से किसी भी न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना, एक्सेस कन्वर्ट करना, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड देखना, कंपोनेंट देखना, उसका बेसिस देखना, यही टेंसर होता है।
टेंसर यही होता है। अब इसका एप्लीकेशन अगर मैं तुमको बताऊं तो जैसे कि कई जगह है यार इसका एप्लीकेशन। कई जगह आप फोर्स लगाते हो, जैसे आप वो खेले हो यार, जो एक 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 क्यूब आता है जिसमें ढेर सारे कलर्स होते हैं, कलर्स को सेट करना होता है ना। मान लो वैसा क्यूब है, या फिर मान लो बहुत ज़्यादा हार्ड क्यूब नहीं है, एक नॉर्मल सा क्यूब है, उसको देखना हो, ठीक है। या फिर कहीं किसी बहुत बड़ा एक ब्लॉक रखा हुआ है, वहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो फुल स्पीड के साथ, वहाँ पे आपको आपको चाहिए कि आपको वहाँ पे पता करना है कि उस फोर्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, उस फोर्स का बेसिस क्या है, तो वहाँ यूज आता है टेंसर, ठीक है। कहीं भी मान लो स्ट्रेस लग रहा हो, स्ट्रेन लग रहा हो, कहीं पे मान लो प्रेशर लग रहा हो, तो वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि वहाँ पे उसका उसका टेंसर कितना होगा, इसका मतलब वहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा होगा। एक और तुमको मैं बात बताऊँ, आगे जाकर के अगर तुम लोगों में से कोई अगर एस्ट्रोफिजिक्स लेगा ना, तो वहाँ पे टेंसर का ही पूरा बहुत बड़ा खेल है। तुमको अगर एस्ट्रोफिजिक्स लेके पढ़ना है तो तुमको पूरा का पूरा तुमको टेंसर पढ़ना पड़ेगा डीप तरीके से, वो भी यही होता है। जैसे अब जाहिर सी बात है, आपको मैंने क्या बताया अभी, ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट होते हो, रोटेट होता है तो ठीक है, सेम चीज अर्थ पे भी तो अप्लाई हो रही है, अर्थ भी तो रोटेट हो रहा है ना, तो वहां पे भी तो कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो उस चीज को हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं एस बाय टेंसर, उन्हीं चीजों को हम नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं बाय टेंसर। अभी राइट नाउ आपको टेंसर का समझ में आ रहा होगा कि क्या मतलब है मेरे बोलने का, टोटली मेरा मेरा बोलने का क्या मतलब है, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ओके, देखो, अब इसी चीज को अगर मैं एक चीज और मैं बोलूँ तुमसे कि जैसे मान लो अगर ये चीज है, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा मान लो कोई तुम्हारा पार्टिकल आया हुआ है और तुमको वहां पे उस चीज को रिप्रेजेंट करना है, तो आप किस चीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, आप समेशन दे करके किस चीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, डेल्टा आई आई इंटू डेल्टा पी आई जे, पी तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि पी तो भाई ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो पी तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसको आप किस चीज में कन्वर्ट करोगे, डेल्टा आई आई इंटू आई जे, या फिर डेल्टा जे जे इंटू क्या है, ऐसे कन्वर्ट करोगे। होता नहीं है, जैसे आप जब किसी लंबे से इक्वेशन को नॉर्मल तरीके से लिखते हो तो आप उसको लिखते नहीं हो, जैसे मान लो आई लिख दिया और फिर नीचे लिख दिया समेशन के ऊपर कि आई इज इक्वल टू 1 to n, या आई इज इक्वल टू 1 to 5 या 1 to 10, ऐसे लिखते नहीं हो, जो आई की वैल्यू डिफाइन करती है उस लेवल पे, है ना। सेम चीज ही तो है, सेम चीज ही टेंसर है। जैसे अगर मैं बोलूं कि तुमको किसी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का तुमको टेंसर जानना है, या तुमको तुमको कंपोनेंट जानना है, मतलब अगर मैं बोलूं इफ कंपोनेंट ऑफ ए टेंसर, मान लो कोई टेंसर है ए और ट्रांसफॉर्म्स ट्रांसफॉर्म बिटवीन द एक्स वाई जेड पहले था एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश हो गया बाद में, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। देन ये आपका क्या हो जाता है, जैसे आप क्या कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए जे वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई वेक्टर अपॉन डेल्टा एक्स जे वेक्टर इंटू ए आई, दैट इज टेंसर ऑफ रैंक 1। जैसे कि
एग्जाम्पल वेलोसिटी, देखो ये आपका होता है ये जो चीज मैंने लिखी ये आपकी होती है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। ठीक, अब सुनो, फिर से सुनो मेरी बात एक बार, अगर तुमको कंफ्यूजन होगी फिर से सुनो। देखो द कंपोनेंट ऑफ टेंसर, जैसे कंपोनेंट का जो भी टेंसर का जो भी कंपोनेंट होता है, राइट नाउ टेंसर का जो भी कंपोनेंट होगा वहां पर वो चेंज होता है पुराने कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जैसे कि पुराने कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज होता है, जस्ट थोड़ा सा रिवर्स करके अपने आप को रोटेट करके थोड़ा सा वो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो अटैच होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, जो कि डिफाइन होता है एज लाइक दिस। यहाँ पे ये सिंगल वैल्यूड टेंसर होती है, मतलब ये रैंक ऑफ 1 होती है, क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही एक कंपोनेंट है ना। जहाँ पे भी है सिर्फ एक कंपोनेंट है। क्या आई और जे साथ में है? क्या जे और के साथ में है? नहीं ना, कंपोनेंट एक ही एक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक कंपोनेंट है, तो ये इसलिए इसको कहा जाता है बेसिस वन बेसिस वेक्टर। ठीक है, एज लाइक एग्जांपल वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी हमेशा सिंगल कंपोनेंट लेके चलते हैं, और इसलिए उसको एज ए कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब कॉन्ट्रावेरिएंट देखा तो कोवेरिएंट भी देख लो, वो भी ऐसे ही है, बस हल्का सा उसका चेंज है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप कहाँ लिखूंगी भाई, यहाँ बता दो क्या थोड़ा सा, सेम इसी तरीके से आपका ना कोवेरिएंट टेंसर भी होता है। जैसे कि आपका जो कोवेरिएंट टेंसर होता है वो भी सेम इस तरीके से होता है। ए इसमें ये ना होता है नीचे, ठीक, इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप अपॉन डेल एक्स जे इंटू ए आई, ये आपका होता है कोवेरिएंट टेंसर। ये भी सेम चीज होती है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे ऊपर लेके चलो चाहे नीचे लेके चलो, बात दोनों में लगभग आंसर जो होता है ना सेम ही आता है। बट कभी कभी ऐसा होता है जैसे इसको दो कैटेगरी में इसलिए रखा गया है, जैसे हम अगर नॉर्मल लेवल में दिमाग में लाएंगे ना चीज़ें बहुत ज़्यादा हमको टफ नहीं लगेंगी, फिर वो हो जाएंगी आराम से, इससे ही हो जाएगी। मगर जैसे आप हायर सिस्टम्स को देखोगे, काफ़ी हायर मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ों को देखोगे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो बेसिस वेक्टर होगा वो उसके नीचे ही आए। कभी कभी वो बेसिस वेक्टर पहले आ जाता है, बाद में आता है, फिर वो न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह। तो उस हिसाब से एक इस तरीके का भी टेंसर लिखा गया जहाँ पे वो नीचे लिखा गया चीज़ों को, एक तरीके से इस चीज़ को भी बोलते हैं। इसमें भी ना जो कहानी होती है वो एज लाइक सेम होती है, पुराना कोऑर्डिनेट होता है, उस पुराने कोऑर्डिनेट को हम नए वाले कोऑर्डिनेट में चेंज कर देते हैं, बस सेम चीज़ इसमें भी होती है, और कोई डिफरेंस नहीं है। और देखो आपके लिए क्या जानना है, और टेंसर के देखो दो टाइप होते हैं, एक कॉन्ट्रावेरिएंट एक कोवेरिएंट। ठीक, एक आपका होता है सिमेट्रिक, ठीक, एक होता है एंटी सिमेट्रिक। ठीक, एक होता है सिमेट्रिक एक होता है एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब आपको जब नंबर ऑफ कंपोनेंट निकाले हैं तब n इंटू n प्लस 1/2, इसका फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1/2। ठीक, ये आपको कंपोनेंट निकालने के लिए आएगा, जब भी देगा आपको निकालने के लिए आएगा कि मान लो वहां पे 5 नंबर्स है तो उसका फिर कंपोनेंट क्या होगा, तो उसको आप चुपचाप से इस फॉर्मूले में रख करके वहां से बाहर निकाल दोगे। ठीक, और आता है लेवी सेविटा टेंसर, इसको भी हम लिखते हैं, इसको इसलिए देखो लेवी सेविटा को भी पढ़ा जाता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि
कि जो लेविस सेविटा से हमको ये पता चलता है कि जो सीरीज की चीज़ें हैं जो एक सीक्वेंस में आ रही हैं वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट करती हैं, और जो सीक्वेंस को ब्रेक कर देती हैं वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू क्रिएट करती है। अब तुम मुझसे पूछोगे कि पॉजिटिव ही क्यों करती है और नेगेटिव ही क्यों करती है ना। इस चीज़ के लिए हम भी आपको कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि ये साइंटिस्ट की अपनी मतलब मानी हुई थ्योरी है, मतलब एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है, मानी हुई नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है कि ऐसा होता ही होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई पढ़ना भी नीडेड है। जैसे देखो ये बताते हैं तुमको लेविस सेविटा वगैरह, है ना। फिर क्रॉनिकल डेल्टा बताते हैं, वैसे तो वो क्वांटम का पार्ट है, बट पर वो बेसिकली ओरिजिन तो यही है इसकी, नॉकर डेल्टा वगैरह। बहुत सिंपल चीज़ है ये यार, ये अगर तुम तो छोड़ के जाओ ना इसका मतलब अपने टाइप को हानि मान के जाओ। बहुत सिंपल चीज़ है, इसको समझना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसको समझना। देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ लेवी सेविटा टेंसर, जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ लेवी सेविटा टेंसर, ठीक, अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ, इसको डोनेट कैसे करा जाता है, सिग्मा आई जे के से, ठीक, ये इसका होता है एक +1 0 -1, +1 किसके लिए होता है, साइक्लिक एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, और -1 किससे होता है, एंटी साइक्लिक के लिए। 0 किसको होता है, इन दोनों को छोड़ के रेस्ट ऑल, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे रेस्ट ऑल। जैसे कि अगर तुम्हारे पास कोई अगर कंपोनेंट तुम्हारे पास गिवन है, जैसे 1 2 3 इक्वल टू 2 3 1 इज इक्वल टू 3 1 2, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू आएगा 1, क्योंकि मुझे बताओ कि यहाँ पे साइकिल चेंज हुई है, देख के बताओ ठीक तरीके से, कि यहाँ पे साइकिल चेंज हुई है इस चीज की, साइकिल नहीं चेंज हुई है ना। इसलिए देखो जैसे यहाँ पे 1 2 3 था, फिर यहाँ पे 2 3 1 आया, फिर उसके बाद 3 2 1 आया, साइकिल तो सेम सेम है, चेंज तो हुआ नहीं, इसलिए दैट इज 1। अगर मैं ये बोलूँ 1 2 3 इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ 3 2 1 इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ 2 1 3, तो ये क्या है, यहाँ पे साइकिल ब्रेक हो गई ना, यहाँ पे 1 2 3 था, उसके बाद सीधे 3 2 1 आ गया, उसके बाद 2 2 1 3 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे साइकिल ब्रेक हो रही है, जब यहाँ पे साइकिल ब्रेक हो रही है तो तुम्हारा रिजल्ट क्या जाएगा, लेवी सेविटा का 1 जाएगा। इफ इन दोनों को छोड़ करके, साइक्लिक और एंटी साइक्लिक को छोड़ करके रेस्ट जितने भी होते हैं वो सारे कंटेन करेंगे 0 वाला, ठीक, ये होता है लेवी सेविटा टेंसर। अच्छा, इसको ऐड भी करा जाता है, इसको कभी कभी कंपोनेंट भी पूछता है, अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ हो सिग्मा आई जे के इंटू सिग्मा आई जे के, तो फिर इसमें कितने कंपोनेंट होंगे, 2 मिनट वीडियो को रोक करके खुद बताओ जरा कितने सारे कंपोनेंट होंगे इसमें, क्या क्या है, देखो आई जे के 3, इसके भी 3, तो अब टोटल कितने हुए 6, ठीक, यही यूज है लेवी सेविटा टेंसर का। एक और होता है नॉकर डेल्टा, इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट इसकी प्रॉपर्टी लिख लो, मे बी आ ही जाए, नॉकर डेल्टा, ठीक है, नॉकर डेल्टा, इसके लिए क्या होता है, डेल्टा जे आई इज इक्वल टू 1 फॉर आई इज इक्वल टू जे,
और वो 0 होता है इफ I is not equal to J। सॉरी थोड़ा सा ना स्लीपी फील कर रहे हैं यार आज, थक गए बहुत। चलो देखो, नॉर्मल डेल्टा क्या होता है आपका, ये भी एक नॉर्मल तरीके से पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर डेल्टा आई जे है और आई इज नॉट इक्वल टू जे है तो वो ऑलवेज होगा 1, और अगर आई इज इक्वल टू जे है तो वो ऑलवेज होगा 2। ठीक, अच्छा एक और चीज सुनो, और चीज ये सुनो कि एक होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन टेंसर नोटेशन। एक फॉर्मूला ही है सीधा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन टेंसर नोटेशन। मतलब जैसे वेक्टर पढ़ते हो तो वेक्टर को पढ़ने में तुम एंगल को निकालते हो ना, सेम चीज सेम तरीके से इसको वेक्टर को पढ़ते हुए भी कभी कभी मान लो कुछ पूछ दिया कि आप इन दोनों के बीच एंगल निकालो, देन यू हैव टू फाइंड लाइक cos theta is equal to gij into ai b bj upon under root that is gij into ai into bj, b की पावर में है j, ठीक, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट जी आई जे इंटू ए आई इंटू बी की पावर जे, ये भी एक ब्रैकेट में। ठीक, ये होता है आपका फॉर्मूला कोई भी एंगल निकालने का। डरो मत, ये जो जी आई जे है क्वेश्चन में गिवन होता है, इसलिए कोई बहुत बड़ा सोचने वाली बात नहीं है। जी आई जे जो है आपका क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। इससे आप आराम से अपना कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी अगर आपको एंगल निकालने के लिए दिया होगा तो, ठीक। और जैसे मान लो कभी कभी पूछ देता है कि वहाँ पे मान लो 3 डायमेंशन है ना, अगर वहाँ पे मान लो 3 डायमेंशन है तो फिर वहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होंगे, या फिर नंबर ऑफ सिमेट्रिक कंपोनेंट्स कितने होंगे, ठीक। ऐसे पूछ देता है कभी कभी रैंक पूछता है डायरेक्टली कि उसका आप उसको बताओ कि आप उसका रैंक कितना होगा। मान लो कोई वहाँ पे कुछ दिया हो और कभी मान लो क्वेश्चन में उसका बेसिस पूछ दिया हो कि मान लो ये कितने बेसिस का है, तो वो तो मैंने आपको बताया ना कि आप उसको देख के समझ जाओगे कि जितना कंपोनेंट उसके साथ लगा होगा वो उतने बेसिस का वेक्टर होगा, ये निश्चित है, ठीक है। तो समझ ही जाओ कि आप इसको समझाने वाली क्या जरूरत है, ठीक है। और आपका टेंशन में कुछ नहीं है, सही बताऊं टेंशन में कुछ नहीं है ढंग का, सब औना पौना चीज है। वैसे अभी आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, मुझे पता है अभी आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा पढ़ने में, क्या ये क्या पढ़ रहे हैं हम और क्या है ये, बट सही बता रहे हैं। इसका लिंक कैसे है फिजिक्स में वो आपको मैंने बताया, वो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। इसका लिंक कैसे है फिजिक्स में और इसको हम क्यों पढ़ते हैं, और अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो फोर्स स्ट्रेस स्ट्रेन इस चीज़ का एग्जैक्ट तुम्हें मेजरमेंट पता ही नहीं चल पाएगी कि क्या हुई, ठीक। इसलिए टेंशन नीडेड है हर चीज़ के लिए, मतलब स्पेशली तुम्हारे फिजिक्स के लिए, स्पेशली क्लासिकल सिस्टम के लिए, ठीक है। टेंशन नीडेड ज़रूरी है। अच्छा, टेंशन में कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको मैंने लिखवा ही दिया, लेविसेविटा होता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो तुमको मैंने बता दिया। अगर कोई क्वेश्चन आए थीटा निकालने का, तो इस तरीके से तुम उसका थीटा निकाल सकते हो। बाकी पढ़ो तुम आराम से, क्वेश्चंस के करो, आप ढूंढ के करो, प्रैक्टिस हम कह रहे हैं एच के दास से करो। एच के दास की बुक अच्छी है और अभी हम भेज देते हैं ग्रुप में उसको भी, तो उससे प्रैक्टिस करो, उससे कैरी ऑन करो, ठीक है। क्वेश्चंस आराम से होंगे और कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं, तो करो आप, टिल देन कंटिन्यू रहो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बात हो, एनी टाइम एनी वे कभी भी आप मुझसे पूछना, ठीक। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। नेक्स्ट वाला आपका होगा क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। टिल देन